So before we go ahead to the remaining questions of this chapter, जो एक टॉपिक बाकी रह गया था हमारा न्यूक्लियर एनर्जी, हमारा एक टॉपिक बाकी रह गया था न्यूक्लियर एनर्जी, वो पहले खत्म करना पड़ेगा। और न्यूक्लियर एनर्जी ये बहुत सिंपल टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है व्हाट इज मास डिफेक्ट एंड व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। So if you know what is mass defect, if you know what is binding energy, if you know what is Q value, तो nuclear energy is not difficult at all। तो अभी हमको थोड़ा सा न्यूक्लियर एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए पहले पता होना चाहिए व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो आइडिया ये था कि जितना हमको न्यूक्लियस का मास मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, ZmP प्लस NMN। Z इज एटॉमिक नंबर, MP is mass of each proton, N is neutron number and Mn is mass of each neutron। तो अगर एक न्यूक्लियस है उसमें Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो टोटल मास ऑफ दैट न्यूक्लियस शुड बी ZnP प्लस NMN। लेकिन जब आप उसको मेजर करते हो तो मेजर्ड मास आपको मिलता है कम। तो ये जो मास का डिफरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट क्यों आता है? क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लियॉन्स को साथ में लाने में और बाइंड करने में जो एनर्जी लगा उसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी आता है फ्रॉम मास। तो जो मास डिफेक्ट है इट इज बिकॉज सम मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट। तो मास डिफेक्ट से जो एनर्जी आता है वो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने में लगता है, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, बराबर, राइट। फिर एक था क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू इज सिमिलर टू बाइंडिंग एनर्जी बट इज नॉट द सेम थिंग। क्योंकि मैं वापस बता रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, वेयर क्यू वैल्यू ये नॉर्मली यूज होता है फॉर रेडियो एक्टिव डीके या फिर फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। अभी तक हमने न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट किया नहीं है, हम आज करने वाले हैं। ओके, तो रेडियो एक्टिव डीके में क्या हो रहा था? रेडियो एक्टिव डीके में हेवी न्यूक्लियाई जो थे, अनस्टेबल न्यूक्लियाई, दे इमिट सम पार्टिकल्स, राइट। उसको बोलते हो तुम डीके। रेडियो एक्टिव डीके तीन टाइप के देखे थे हमने, अल्फा, बीटा एंड गामा, करेक्ट। तो अगर एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई उसका अल्फा डीके हो गया तो जो पेरेंट था वो बन जाएगा डॉटर प्लस अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, जितना पेरेंट न्यूक्लियाई का मास था उतना ही मास हमको मिलना चाहिए था डॉटर प्लस अल्फा पार्टिकल का, लेकिन मिलता नहीं है। तो पेरेंट न्यूक्लियाई का मास ज्यादा होता है और प्रोडक्ट्स का मास कम होता है। तो यहाँ भी मास का डिफरेंस है। ये मास डिफरेंस भी किस में गया? एनर्जी में गया। उसको आप बोलते हो क्यू वैल्यू, ठीक है, राइट। समथिंग सिमिलर हैपेंस व्हेन यू हैव न्यूक्लियर रिएक्शंस। अभी देखो न्यूक्लियर रिएक्शन में और रेडियोएक्टिव डीके में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। इट्स नॉट रियली कंफ्यूजिंग, तुमको सोचना पड़ेगा अच्छे से। लगभग सब चीजें तुमको सेम दिखेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन? रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स लगते हैं कम से कम दो, राइट। रेडियोएक्टिव डीके में एक सिंगल न्यूक्लियस था, वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही डीके हो गया। तो रेडियो एक्टिव डीके में लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, जो भी तुम्हारा इक्वेशन बनेगा उसके लेफ्ट हैंड साइड पे तुमको एक सिंगल एलिमेंट दिखने वाला है। दैट इज अ स्पॉन्टेनियस डीके, अपने आप होने वाली चीज है वो, ठीक है। लेकिन रिएक्शंस में तुमको कम से कम दो रिएक्टेंट्स चाहिए, तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड, हमने फोर्स किया, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है न्यूक्लियर रिएक्शन में। रिएक्शन इज बिटवीन टू एजेंट्स, टू एलिमेंट्स बेसिकली। तो रिएक्शन के केस में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कम से कम दो एलिमेंट दिखने वाले हैं आपको, और राइट हैंड साइड पे जो भी होगा। और डीके में तुमको कितना दिखेगा? एक, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, दो रिएक्टेंट्स होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन हो गया, हम केमिकल रिएक्शन की भी बात करेंगे। वैसे बाय द वे आपको पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स में होता है और न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियॉन्स की वजह से होता है। तो दो रिएक्टेंट्स है, तो रिएक्टेंट का कुछ मास होगा दोनों का मिला के, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कुछ मास होगा। तो यहाँ भी वैसी चीज देखने को मिलेगी कि रिएक्टेंट्स का मास ज्यादा है और प्रोडक्ट का मास कम है। तो जो मिसिंग मास है वो कहाँ गया? इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगेन यू कॉल दिस एज न्यूक्लियर एनर्जी। सिर्फ नाम अलग है, कॉन्सेप्ट मोर और लेस सेम है। तो ऐसा लिंक करते चलना पड़ेगा आपको। अगर आप ऐसा लिंक बनाते हो तो टॉपिक ईजी है फिर, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, राइट, तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज
Q value of a radioactive decay. If you understand what is Q value for radioactive decay, you know what is nuclear energy. तो न्यूक्लियर एनर्जी आता है न्यूक्लियर रिएक्शन से. न्यूक्लियर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होता है उसका मास ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का मास कम मिलता है, तो जो मास डिफरेंस है इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. यहाँ तक याद रहेगा? पक्का पक्का. तो एक एक करके देखते हैं कि ये न्यूक्लियर एनर्जी मतलब है क्या. तो न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड. कब एनर्जी रिलीज हुआ? व्हेन न्यूक्लियाई अंडरगो अ न्यूक्लियर रिएक्शन. तो जब न्यूक्लियाई, अगर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उनका, तो एनर्जी रिलीज होगा. राइट. अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो दो टाइप के रिएक्शन है यहाँ पे. एक है फ्यूजन रिएक्शन, एक है फिजन रिएक्शन. तो वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला कर्व इमेजिन करो. मैंने आपको बताया था जो लाइटर एलिमेंट्स है जिसका मास नंबर 30 से कम है, उनका क्या होता है? फ्यूजन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूजन? मिक्सिंग. राइट. लाइटर एलिमेंट मिक्स टुगेदर. और एक टाइप का रिएक्शन है जिसको बोलते हैं फिजन रिएक्शन. व्हाट इज फिजन रिएक्शन? ब्रेकिंग ऑफ अ न्यूक्लियस. बराबर. एक न्यूक्लियस वो ब्रेक हो गया. फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि डीके में भी तो ये हो रहा था. डीके में भी ये हो रहा था ना. एक पैरेंट न्यूक्लियर था, उसका डीके हो गया, डॉटर बन गया, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल इमिट हो गया. बराबर. फिर उसको मैंने रेडियो एक्टिव डीके क्यों बोला और इसको मैं फिजन रिएक्शन क्यों बोल रहा हूँ? मेन प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट होता है. छोटे छोटे चीजें होती है जो बाद में कंफ्यूज करेगी आपको. देयर आर टू रीजंस. नंबर वन, न्यूक्लियर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, हमको इंड्यूस करना पड़ेगा. मतलब बेसिकली आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे ना, अब देखो रेडियो एक्टिव डीके में क्या था, एक पेरेंट न्यूक्लियर था, वो ऑटोमेटिकली डीके हो गया, स्पॉन्टेनियसली हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक न्यूक्लियर था. यहाँ पे आपके पास एक न्यूक्लियर है और आप उसको दूसरे के साथ रिएक्ट करवा रहे हो. या तो ऐसा होगा, या फिर क्या होगा, रेडियो एक्टिव डीके में डॉटर बहुत हेवी है और जो बाय प्रोडक्ट है, मतलब जो डीके हो गया अल्फा बीटा, वो बहुत छोटा है. न्यूक्लियर फ्यूजन में ऐसा नहीं होता है. बड़ा न्यूक्लियस जब ब्रेक होता है तो लगभग दो इक्वल मासेस में ब्रेक होता है. तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर है डॉटर और एक अल्फा पार्टिकल. तो बड़ा न्यूक्लियस था, वो ब्रेक हो गया, बट देन इट इज ब्रोकन इनटू मोर और लेस टू इक्वल न्यूक्लियाई. राइट. तो ये बेसिक डिफरेंस है रेडियो एक्टिव डीके का और न्यूक्लियर रिएक्शन का, फ्यूजन रिएक्शन. तो फ्यूजन रिएक्शन और डीके ऑलमोस्ट सेम है लेकिन सेम नहीं है. राइट. गुड. तो याद रखो ये, न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज व्हेन न्यूक्लियाई अंडरगो न्यूक्लियर रिएक्शन. मतलब क्या? व्हेन वन न्यूक्लियस or a pair of nuclei due to their interaction undergo a change in their structure resulting in new nuclei and generating energy in the process. Word to word क्या बोल रहे हैं वो? जब एक न्यूक्लियस, अभी बताया मैंने, एक न्यूक्लियस मतलब फिजन, ब्रेक्स इनटू टू, तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना. मान लेते हैं कि मेरे पास एक हेवी न्यूक्लियस था जिसका मास नंबर था 240. एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं. 240 मतलब यूरेनियम के आसपास आ गए. यूरेनियम का क्या होता है? 234 238 ऐसा ही होता है ना. तो 240 मास नंबर का मेरे पास था न्यूक्लियस, उसके टुकड़े हो गए 120 एंड 120. तो जो नए न्यूक्लियर बने उसका स्ट्रक्चर और जो ओरिजिनल था उसका स्ट्रक्चर सेम है क्या? नहीं. तो इसलिए क्या बोला है? ड्यू टू इंटरैक्शन अंडरगो चेंज इन देयर स्ट्रक्चर. न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो न्यूक्लियर नया बन गया, रिजल्टिंग इन अ न्यू न्यूक्लियाई. और इस प्रोसेस में क्या जनरेट हुआ है? एनर्जी. एंड दस जनरेटिंग एनर्जी इन दिस प्रोसेस. राइट. अब बेसिकली ऐसा है, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्यों चाहिए हमको, क्यों करवाने हैं? दैट इज द मेजर क्वेश्चन ना. अभी न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है, और आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्टर थोड़ा रिस्की भी होता है. थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा रिस्की होता है ऑफकोर्स. अगर आपने सुना होगा, बहुत सारे फेमस एग्जाम्पल है. सॉरी, सुना है क्या? तो नाम सुना है, इसके ऊपर एक पूरा डॉक्यूमेंट्री है. यूक्रेन में एक जगह थी जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर, सुना है? क्या नाम था उसका? सुना नहीं? नहीं. तो चेक करो. भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी कुछ तो हुआ था. हाँ. तो ठीक है, इट इज रिस्की बिकॉज वहां पे जो बाय प्रोडक्ट होते हैं ना, वो दे आर नॉट
गुड फॉर ह्यूमंस, ऑफ कोर्स दे आर वेरी हार्मफुल। लेकिन फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस की जरूरत ही क्या है? यू नीड एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अभी ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब क्या? जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, व्हेन आई से केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शन में दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल, दो कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एनर्जी जनरेटेड इन द केमिकल रिएक्शन, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर रिएक्शन। मतलब एक रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होता है, इट इज फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अभी फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों आया, उसका भी रीजन है। मैंने अभी बताया केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन्स। डू यू रिमेंबर व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? -13.6/n²eV। मतलब वो एनर्जी ईवी में था। तो पर रिएक्शन, एक रिएक्शन हुआ तो उसमें फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रिलीज होगा, राइट? करेक्ट। लेकिन अगर एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है, इट इज ऑफ फ्यू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, MeV। So the amount of energy released in a nuclear reaction is of the order of few million electron volts। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियॉन्स का, अगर आपको याद होगा, व्हाट वाज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन? मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, फ्रॉम अराउंड 5.5 से लेके तो 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो आप सोचो, अगर एक न्यूक्लियर रिएक्शन में मैं सिर्फ एक न्यूक्लियॉन को भी बाहर निकाल पाया तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और केमिकल रिएक्शन में कितना होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, इमेजिन मेरे पास 1 ग्राम सब्सटेंस है। मैं उस सब्सटेंस को पहले केमिकली रिएक्ट करवा रहा हूँ। आई एम मेकिंग इट आई एम मेकिंग इट गो इनटू अ केमिकल रिएक्शन, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। उसी सब्सटेंस को मैं न्यूक्लियर रिएक्शन करवा रहा हूँ। क्वांटिटी सेम है, सब्सटेंस सेम है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में कितना रिलीज होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में। और न्यूक्लियर रिएक्शन में मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मतलब द एनर्जी रिलीज्ड in a nuclear reaction is 1 million times more than chemical reaction. So this is what you should know. Thus for same weight मतलब same quantity of substance, same mass, the nuclear energy is released is about 1 million times more than the released energy released in chemical reaction. So for a given quantity of substance, given weight of substance, केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगा उससे 1 मिलियन टाइम्स मोर एज द एनर्जी रिलीज इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। क्लियर याद तक? पक्का पक्का भाई। अब लेकिन ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है, ये दो टाइप के रिएक्शन से आ सकती है। मैंने अभी बताया, फिजन एंड फ्यूजन। However, we can obtain nuclear energy by two processes. One is nuclear fission, in which क्या होता है? Heavy nucleus is broken into two nuclei of smaller masses, है ना? डीके में क्या हो रहा था? एक सिंगल न्यूक्लियर डीके हो रहा था इनटू डॉटर विथ सम स्मॉल वेरी लाइट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, अल्फा या बीटा डीके। ठीक है। यहाँ पे एक हेवी न्यूक्लिया, इट इज ब्रोकन इनटू टू न्यूक्लियाई ऑफ स्मॉलर मासेस, एंड ये दोनों न्यूक्लियाई लगभग सेम मास के होते हैं। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली सेम, आई एम सेइंग अप्रोक्सीमेटली सेम। फॉर एग्जांपल, अगर 240 मास नंबर का कोई न्यूक्लियाई है, उसका डीके हो गया, हो सकता है 140 का बन गया, 100 का बन गया, राइट? गुड। और दूसरा प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? दो लाइटर एलिमेंट्स इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई अंडरगो न्यूक्लियर रिएक्शन एंड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस। हमको हमारा एग्जिस्टेंस ही बेसिकली इसकी वजह से, फ्यूजन रिएक्शन। पता है हाउ डज सन जनरेट एनर्जी और एनी स्टार फॉर दैट रीजन? हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बनता है, और इन दिस प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। दैट एनर्जी और तक पहुंचता है, तो बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ऐसे कंडीशंस बन पाए जहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर रहा है। तो फ्यूजन रिएक्शन इनसाइड द कोर ऑफ अ स्टार। अभी कोर ऑफ अ स्टार क्यों? क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के फ्यूज होने के लिए आपको लगता है वेरी हाई डेंसिटी। क्यों? क्योंकि व्हाट हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन को पास में लाके रिएक्ट करवाना है। प्रोटॉन और प्रोटॉन क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो उनको
पास में लाना है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी रिक्वायर्ड, ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन। ये कौन करेगा, हम तो नहीं करते, फिर कैसे होता है ये। तो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मैं आता हूँ इस पे वापस, यू विल अंडरस्टैंड मच इन अ मच बेटर वे। तो अगर आप देखोगे लाइब्रेरी में लिखा है मैंने, वो मैंने बोला था लास्ट टाइम भी, पढ़ लो क्या लिखा है। तो बेसिकली ऑल द एलिमेंट्स दैट यू सी इन दिस यूनिवर्स अप टू आयन कम से कम, दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्टार। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनिशियली क्या था ना, इनिशियली मैंने आपको बताया था कि बिग बैंग जब हुआ तो बहुत हाई टेम्परेचर था, प्रोटॉन्स अलग थे, इलेक्ट्रॉन्स अलग थे। उस टाइम पे कोई एटम था ही नहीं, नॉट इवन हाइड्रोजन। क्योंकि प्रोटॉन्स अलग है, इलेक्ट्रॉन्स अलग है, टेम्परेचर बहुत हाई है, हाई टेम्परेचर मतलब हाई थर्मल एनर्जी, हाई थर्मल एनर्जी मतलब दे आर मूविंग वेरी फास्ट। तो जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपांड होने लगा, एक्सपांशन लीड्स टू कूलिंग, मतलब दिस particles, protons and electrons, they start losing their energy, so they slow down। जब स्लो डाउन हुए और एक दूसरे के पास में आए, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड देन दे फॉर्म द फर्स्ट एटम दैट इज हाइड्रोजन। इसलिए इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है हाइड्रोजन। तो पहले ऐसा था, पहले मतलब करोड़ों साल पहले, वी आई डोंट हैव अ टाइम स्केल क्योंकि वी डोंट रियली नो, एग्जैक्टली नहीं पता, रफली पता है कि कब क्या हुआ। तो हाइड्रोजन था, पूरा हाइड्रोजन था, कुछ और था ही नहीं। तो तुम और मैं तो नहीं थे ऑफ कोर्स, बेंच भी नहीं था, पेन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हाइड्रोजन था। अब हाइड्रोजन था तो हर जगह पे हाइड्रोजन था, बट देन डेंसिटी का फ्लक्चुएशन हुआ। डेंसिटी फ्लक्चुएशन मतलब क्या, देखो पहले क्या था, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इट वाज ऑल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो इक्विलिब्रियम होता है। सडनली ऐसा कुछ हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं शॉक वेव। अभी वो क्यों हुआ उसका रीजन किसी को नहीं पता अभी तक। ऐसा कुछ हुआ कि एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन गैस में, क्लाउड में, एक जगह पे हाइड्रोजन के एटम थोड़ा पास में आ गए। पास में आना मतलब डेंसिटी बढ़ना। आपको पता है डेंसिटी बढ़ना मतलब मास, और जहां पे मास होता है वहां पे क्या होता है, ग्रेविटी। तो एक जगह पे थोड़ा सा डेंसिटी, थोड़ा मामूली सा डेंसिटी का फ्लक्चुएशन हुआ, डेंसिटी फ्लक्चुएट हुआ, दो हाइड्रोजन के एटम पास में आए, राइट, वहां पे ग्रेविटी जनरेट हो गया। ग्रेविटी क्या करता है, पुल, अट्रैक्ट करता है। तो जो आजू बाजू का गैस था, हाइड्रोजन, पूरा आके धड़ाम कोलैप्स होने लग गया इसके ऊपर। अब जब इतना लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन कोलैप्स होगा तो डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अब जब डेंसिटी बढ़ने वाला है, डेंसिटी बढ़ने का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स का कम होना। अब जब दो हाइड्रोजन के एटम्स, मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई बहुत पास में आ गए, क्या होगा, फ्यूजन, राइट। तो दिस इज हाउ फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट्स, वेरी हाई डेंसिटी, गुड। तो बहुत पास में आ गए तो मर्ज ही हो गए, बहुत पास में आए मतलब वो कंबाइन हो गए, सिंगल बन गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन गया हीलियम। वो आगे आप सीखोगे, आज ही सीखोगे रिएक्शन में। तो फ्यूजन रिएक्शन कब होता है, फॉर वेरी हाई डेंसिटी। और वेरी हाई डेंसिटी कहाँ मिलता है, स्टार के बहुत अंदर, मतलब कोर में। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, फ्यूजन, ये कहाँ हो रहा है, इनसाइड द कोर ऑफ अ स्टार, राइट, गुड। So there are two types of reactions, fission and fusion. Okay. So let us now understand how nuclear energy is released in these two processes. अभी सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूजन। तो फ्यूजन में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अ फ्यूजन देखेंगे। ओके, पहले फ्यूजन, पहले फ्यूजन, कोई बात नहीं, पहले फ्यूजन का नंबर लगा देते। द प्रोसेस इन विच अ हेवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई। बड़ा न्यूक्लियस था, ब्रेक हो गया, दो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो गया। ये होता है विद द रिलीज ऑफ energy which is called as nuclear fission. So when a heavy nucleus breaks into two smaller nuclei with the release of energy, such a reaction is called as nuclear fission and is a source of nuclear energy, of course. The difference in the mass of parent nucleus and that of product nuclei. तो parent जिसका ब्रेक हुआ, जो ब्रेक हुआ, उसका मास और जो दो प्रोडक्ट बन गए उन दोनों का मास ये सेम है क्या, नहीं, क्या है, डिफरेंट है। तो क्या बोला है, इनके जो मास का डिफरेंस है, राइट, दैट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी।
तो यहाँ पे भी क्यू वैल्यू वही चीज है, डिफरेंस ऑफ मास ऑफ पेरेंट एंड प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर करोगे तो जूल, इंटू 931.5 करोगे तो एमईवी में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? गुड। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे न्यूक्लियर फिजन के। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट नो नाउ। यूरेनियम के 3 आइसोटोप बहुत फेमस है, बहुत। कौन से 3? यूरेनियम का कौन से आइसोटोप पता है आपको? विच यूरेनियम डू यू नो? 238 सुना है क्या? यूरेनियम 235? अरे यू मस्ट नो, यूरेनियम 235 नहीं सुना? ऐसा होगा ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। रुको, कहीं तो और भी मेंशन, मैं आऊंगा वापस से उस पॉइंट पे। यूरेनियम 235, यूरेनियम के पहले पहले अभी नहीं, पहले शुरू में 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते थे। एक है यूरेनियम 235, यूरेनियम 236, यूरेनियम 238, बराबर। अभी यूरेनियम 238 ये आपको आज प्रेजेंट डे सिचुएशन में 99% से ज्यादा मिलता है। यूरेनियम 235 आज प्रेजेंट डे सिचुएशन में 1% से कम मिलता है। यूरेनियम 236 आज प्रेजेंट डे में मिलता ही नहीं है, गया वो, डीके हो गया। अब ऐसा क्यों होगा वो सोचो। एक ही एलिमेंट है, 3 आइसोटोप्स है, जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा डीके होगा और उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करके डीके होगा। तो यूरेनियम 236 इट यूज टू एग्जिस्ट लॉन्ग 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 बैक, शायद हमारे एग्जिस्टेंस से पहले, लेकिन वो गया क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल था और इट यूज टू अंडरगो रिएक्शन वेरी क्विकली। डीके हो जाएगा या रिएक्शन होगा, जो भी होगा वो होगा, और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। उसके बाद यूरेनियम 235 ये 236 से कम एक्टिव है, और 238 सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे कम एक्टिव है, सॉरी। तो जिसका एक्टिविटी सबसे कम होगा उसका डीके स्लो होगा। ऐसा ही है ना, ऐसा ही होता है। इमेजिन, इमेजिन अभी थोड़ा सा ऐसा ऑफ ट्रैक जाके एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, ऑफ ट्रैक जाके। टॉर्टोइस, ह्यूमन और चीटी, इसको कंपेयर कर लो, सबसे ज्यादा कौन जीता है? टॉर्टोइस। उसके बाद हम। टॉर्टोइस का एज पता है क्या होता है? 300 400 500 साल भी जीते हो। हम प्रेजेंट डे में 60 70 साल, इफ देर इज नो एक्सीडेंट और समथिंग एल्स। ऑफ कोर्स इफ यू डोंट ईट वेरी, क्या बोलते हैं उसको, जंक फूड। मैं तो कोलेस्ट्रॉल खा के हो गया, 35 की एज में निपटारा हो गया। होता है ना, क्या 24 25 वाले भी जाते हैं आजकल, तो छोड़ दो। और चीटी 5 6 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, मुझे नहीं पता कितना, सम काइंड ऑफ थिंग। अभी ऐसा यार, ऐसा समझ लो एक यूरेनियम 238 है, वो टॉर्टाइज है, लंबा जीता है। यूरेनियम 235 है जो हम लोग है, और यूरेनियम 236 है जो चीटी है। तो यूरेनियम 236 फास्ट डीके होता है, तो गया वो डज नॉट एग्जिस्ट, इट इट इज गॉन गॉन। ठीक। लेकिन यूरेनियम 236 ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज थी, क्योंकि वो एक तो बहुत ज्यादा चलता नहीं है, फटाफट डीके होता है, हमको चाहिए भी ना, फटाफट डीके होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, राइट। तो हम लोग उसको लेबोरेटरी में बना लेते हैं आर्टिफिशियली। कैसे बनाते हैं बताता हूँ बाद में। लेकिन न्यूक्लियर फिजन होता है इसका, यूरेनियम 236 का क्या होता है? फिजन होता है। तो हमने सम हाउ यूरेनियम 236 बना लिया। अब वो कैसे बना है वो बाद में देखेंगे। ये 236 बिकॉज इट इज हाईली अनस्टेबल, इट अंडरगोस फ्यूजन रिएक्शन, फटाफट ब्रेक होता है ये। अब इसके 3 पॉसिबल फ्यूजन रिएक्शंस है। एक, व्हाट इज आई? आई, आई, वाई, बी, ए, के, आर, एस, बी, एन, बी, सब पता होना चाहिए, सब पता होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि आपको पीरियोडिक टेबल देख के आना चाहिए, तो अभी मैं वापस बोल रहा हूँ, आपको पीरियोडिक टेबल देख के आना चाहिए। ठीक, अभी यहाँ ध्यान दो। आई विल डू माई जॉब, बट यू हैव टू चेक व्हाट इज इज आई, व्हाट इज इज वाई। अब मैं नहीं बताने वाला सब,
जो जो पता है आपको पता है, एस भी पता है, एंटीमनी, के आर पता है, क्रिप्टॉन भी ये पता है। हाँ, तो इसके ना यूरेनियम 236 के तीन पॉसिबल फिजन रिएक्शंस है। तो पहले में न्यूक्लियर स्प्लिट इनटू, देखो 236, 137 और 97, 137 एंड 97। ठीक, व्हाट इज 190, 137 प्लस 97? 137 में 100 ऐड करो, कितना हो गया? 237, उसमें से तीन निकाल लो, कितना हो गया? कितना हो गया? 234 हो गया। यहाँ पे कितना है? 236। यहाँ पे कितना आया? 234। तो दो न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा इमिट होंगे। अब न्यूट्रॉन क्यों होंगे? लुक एट एटॉमिक नंबर ऑल्सो, 53 प्लस 39 इज 92। तो जब पहले टाइप का फिजन होता है, इसमें आपके पास दो न्यूक्लियाई बनते हैं, वन विद मास नंबर ऑफ 137, अदर विद 97। तो यहाँ पे मास नंबर का सम करोगे तो 234 आएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे 236 है। तो मास नंबर का दो मिसिंग है, दो, राइट। एटॉमिक नंबर बैलेंस हो गया, लेकिन मास नंबर बैलेंस नहीं हुआ, तो दो न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। इस प्रोसेस में क्या रिलीज होंगे? दो न्यूट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम में आएगा, आज आपको आगे काम में आएगा, ध्यान रखना, दो न्यूट्रॉन, बराबर। उसके बाद इसी का जो दूसरा टाइप का फ्यूजन है, उसमें 140 प्लस 94 वापस कितना हो गया? 234। तो वापस क्या रिलीज होगा? टू न्यूट्रॉन। ठीक, करेक्ट। 133, 99, 232, तो चार न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन नंबर बैलेंस है, क्या बैलेंस नहीं हो रहा है? मास नंबर। तो यूरेनियम 236 का जब फिजन होता है, तो ये तीन बहुत फेमस वाले रिएक्शंस है, फिजन रिएक्शंस है। एक में दो, दूसरे में दो, और तीसरे में चार न्यूट्रॉन। तो जब तुम एवरेज आउट करोगे, अभी एवरेज आउट क्यों बोल रहा हूँ? देखो मेरे पास अगर एक, मान लो मेरे पास 1000 यूरेनियम 236 न्यूक्लियाई है, ऐसा तो नहीं है ना कि ये 1000 के 1000 ये पूरे के पूरे पहला ही रिएक्शन करेंगे। किसने बोला? दूसरा करेंगे, किसने बोला? तीनों ही एक साथ चलते रहते हैं। तो यूरेनियम 236, if you have some uranium 236 will undergo the first reaction, some will go the second reaction, some will go the third reaction. So on an average, per fission reaction of uranium, 2.7 neutrons are released. कितने? 2.7 ऑन एन एवरेज है, ये एवरेज है। ऐसा नहीं होता कि 2.7 न्यूट्रॉन बाहर निकला, दो निकला और उसके साथ 0.7 निकला, ये एवरेज वैल्यू है। एवरेज है, एवरेज, एवरेज तो कुछ भी हो सकता है, right? Average can be anything. I can buy two pen and four pen, but when I average it out, I can get 2.5 पेन। इसका मतलब थोड़ी कि मेरे पास 2.5 पेन है। तो theoretically speaking, यहाँ तक क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे काम में आएंगे आपको। तो रिमेंबर, व्हेन यू हैव सर्टेन क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम 236, it can undergo three types of fission reaction, and the average number of neutron released per reaction is 2.7। रिमेंबर, ये आगे आएगा। अब हम लोग जंप मारेंगे फ्यूजन पे। तो फ्यूजन समझ में आ गया, एक बड़ा न्यूक्लियस, हेवी न्यूक्लियस will break into two smaller nuclei with the release of energy. Such a reaction is called as fission, right? And the most famous source, the most famous material for fission is uranium 236, which does not exist anymore naturally. फ्यूजन में क्या होता है? द प्रोसेस वेयर इन टू न्यूक्लियर फ्यूज टुगेदर, जहां पे दो न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, एक साथ आ गए, राइट, टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियाई accompanied by release of nuclear energy is called as nuclear fusion। तो जब दो लाइटर न्यूक्लियर साथ में आएंगे, मर्ज हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, और एक नया न्यूक्लियर बना लेंगे, और साथ में एनर्जी भी रिलीज कर देंगे, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलोगे? न्यूक्लियर फ्यूजन। और आप फ्यूजन ये वर्ड हर दिन यूज करते हो। गाना फ्यूजन है, तुमने दो गाने को मिक्स कर दिया, फ्यूजन है। जूस, तुमने दो फ्रूट्स को मिक्स करके जूस बना दिया, फ्यूजन है, राइट। ये डे टू डे लाइफ में ऐसे यूज होता है, व्हेन यू मिक्स टू थिंग्स। तो यहाँ भी वही है, व्हेन यू मिक्स टू न्यूक्लियाई टू मेक अ सिंगल न्यूक्लियाई with the release of energy, such a reaction is called as nuclear fusion। अब यहाँ पे क्या होता है? The mass of the product nucleus, जो भी प्रोडक्ट न्यूक्लियस है, is lower than the total mass of the reactants। जैसे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म हीलियम, तो प्रोडक्ट कौन है? हीलियम। हीलियम का मास जो है
वो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्टर के मास से कम आता है, एंड एनर्जी ऑफ ऑर्डर ऑफ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी रिलीज इन दिस प्रोसेस। है दैट क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? बहुत सिंपल है ये। तो अब उसी से रिलेटेड ये जो न्यूक्लियर एनर्जी का जो टॉपिक है ना, मैं ऐसा बनाता हूँ कि जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए उतना ही सिखाना, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक चेक करोगे तो स्टोरी जैसा है वो, लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं। तो दैट इज वाई इसका एक्स्ट्रा हैंड आउट दिया आपको मैंने, उतना ही पढ़ लो, इतना रिक्वायर्ड नहीं है, जो मेन पॉइंट्स है वो पता होने चाहिए। तो ये मेन पॉइंट्स है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क के लिए, एक्सप्लेन द बेसिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन स्टार्स। तो मैंने अभी बताया कि फ्यूजन रिएक्शन कहाँ हो रहा है, स्टार्स में। ओके, तो आपको अगर क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन द बेसिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन स्टार, एक्सोथर्मिक मतलब फ्यूजन रिएक्शन, गुड। तो फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू हीलियम न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन का फ्यूज होके हीलियम बनना रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन स्टार। अब ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज होके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज होके जो हीलियम बन रहा है, इसके भी 2 डिफरेंट प्रोसेसेस है। एक को आप बोलते हो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, और एक को आप बोलते हो कार्बन साइकिल। क्या बोलते हैं एक को? कार्बन साइकिल। क्या बोलते हैं एक को? कार्बन साइकिल। थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। तो ये जो बेसिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इनसाइड द कोर ऑफ अ स्टार विच रिलीज एनर्जी इन द ऑर्डर ऑफ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो इतना एनर्जी है कि वहां से हर सेकंड में जितना एनर्जी रिलीज होता है वो पूरे दुनिया को 1 साल के लिए आराम से चलाएगा। सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज पर सेकेंड, राइट, गुड। तो ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा है इनटू हीलियम, ये होता है 2 प्रोसेस से। एक को बोलते हो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, एक को बोलते हो कार्बन साइकिल। प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, दूसरा प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में है ही क्या, प्रोटॉन प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं बोलते इसको, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल बोलते हैं। तो इफ यू लुक एट द रिएक्शन प्रॉपरली, 1H1 मतलब कौन है, प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन प्रोटॉन दे मस्ट टू फॉर्म 2H1, ये हीलियम नहीं है, ये ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम है, वेरी गुड, ड्यूटेरियम है। और ड्यूटेरियम है, पहले तो पता होना चाहिए, ड्यूटेरियम ये अनस्टेबल होता है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, बनेगा फिर देखोगे बाद में वापस रिएक्ट कर जाएगा, अगले स्टेप देखेंगे बाद में। बट व्हाट डू यू नोटिस, मास नंबर कितना है, 2, एटॉमिक नंबर दोनों मिला के कितना है, 2। लेफ्ट हैंड साइड पे मास नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर भी 2 है, तो राइट हैंड साइड पे भी क्या होना चाहिए था, 2 2 होगा ही ना। एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन, व्हाट इज प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, पहले का एटॉमिक नंबर 1, दूसरे का एटॉमिक नंबर 1, तो कितना हो गया टोटल, 2। अभी जब है ही एक प्रोटॉन तो मास नंबर भी कितना आएगा, 1। व्हाट इज मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जब मेरे पास एक ही प्रोटॉन है उसका मास नंबर कितना है, 1, एटॉमिक नंबर कितना है, 1, बराबर। तो सिंगल प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन नंबर मतलब एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1, ऐसे 2 थे, तो मास नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, तो राइट हैंड साइड पे कितना आना चाहिए, 2 2। लेकिन ये जो ड्यूटेरियम बना उसमें क्या है, मास नंबर 2 है, तो मास नंबर बैलेंस हो गया, यस। एटॉमिक नंबर हुआ, इधर हुआ नहीं, तो साथ में क्या एमिट होना चाहिए, पॉजिट्रॉन। अभी हो गया बैलेंस, यस। लेकिन मैंने आपको बताया था विथ एवरी पॉजिट्रॉन बीइंग रिलीज्ड, साथ में कौन आता है, न्यूट्रिनो, एंड विथ एवरी इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे कौन आया, न्यूट्रिनो। क्यों आया, क्योंकि पॉजिट्रॉन एमिट हुआ। यहाँ तक क्लियर। तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के पहले स्टेप में प्रोटॉन प्रोटॉन दे आर फ्यूजिंग टुगेदर टू फॉर्म अ ड्यूटेरियम, राइट। यहाँ तक क्लियर, विथ द रिलीज ऑफ अ पॉजिट्रॉन एंड अ न्यूट्रिनो, बराबर, राइट। अब आपको समझेगा जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड नाम की चीज होती है, CMB, नहीं सुना होगा तो सुन लोगे बाद में कभी, या गूगल कर लेना। वी आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग द फर्स्ट सिग्नेचर्स ऑफ द यूनिवर्स, मतलब जब यूनिवर्स बना था तब का इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, पता है क्या कलेक्ट करके, पता है, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो।
क्यों? क्योंकि कोई भी स्टार हो, हर स्टार के कोर में ये होने ही वाला है। और जब ये हुआ था, तब क्या प्रोड्यूस हुआ था? क्या हुआ था? और ये न्यूट्रिनो आज भी यूनिवर्स में भटक रहे हैं यहाँ वहाँ। और ये भटकते हुए न्यूट्रिनोस को हम लोग पकड़ते हैं तो डिटेक्टर्स, और हम उसका मैपिंग करते हैं। कभी डालो सिर्फ सीएम भी डालो, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सीएम भी डाल लो, आपको सब अच्छा पिक्चर दिखाएंगे वो। पिक्चर मतलब यू विल सी अर्ली सिग्नेचर ऑफ द यूनिवर्स, तो काम की चीज है। देन अब क्या हुआ? देखो हमारे पास सिर्फ दो प्रोटॉन तो थे नहीं, मतलब हमारे पास सिर्फ दो हाइड्रोजन के आइटम तो थे नहीं, हमारे पास तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन है, जैसे मैंने बताया, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। इधर तो दो ही फ्यूज हुए, क्या बन गए? ड्यूटेरियम, बराबर, करेक्ट, राइट। आजू बाजू में बाकी कौन बचे? प्रोटॉन्स। तो ये ड्यूटेरियम वापस प्रोटॉन के साथ फ्यूज हो जाएगा, 1H1 और 2H1, 1+2 is 3, 1+1 is 2, क्या हो गया? हीलियम बन गया, हीलियम 32। मास नंबर कॉन्जर्व्ड है, यस। एटॉमिक नंबर कॉन्जर्व्ड है, यस। तो साथ में कौन रिलीज हुआ? गामा रेडिएशन। यहाँ पे पार्टिकल नहीं रिलीज होता, कौन होता है? गामा रेडिएशन, गामा फोटॉन, ठीक है, बराबर, गुड। बट ये जो हीलियम 32 है ना, ये स्टेबल नहीं है, हीलियम 42 स्टेबल। अब ये जो हीलियम 32 है, देखो पूरी लार्ज क्वांटिटी प्रोटॉन था, तो ऐसा है कि पूरे गैस में प्रोटॉन प्रोटॉन का कन्वर्जन ड्यूटेरियम में, ड्यूटेरियम प्रोटॉन का कन्वर्जन हीलियम में, हर जगह पे हो रहा है, बराबर, करेक्ट। तो पहले प्रोटॉन प्रोटॉन मिले, चलो एक काम करते हैं, हम मिल जाते हैं, क्या बन गया? 2H1। फिर 2H1 1H1 को मिला, अच्छा कुछ अलग दिख रहा है, चलो हम भी मिल जाते हैं, मर्ज हो गया, क्या बच गया? 3 हीलियम 2, करेक्ट। अभी ये 3 हीलियम और ये 3 हीलियम, अरे सभी मिल रहे हैं, हम भी मिल जाते हैं। वी विल मर्ज टू फॉर्म वन सिंगल स्टेबल हीलियम, 4He2। ये स्टेबल हीलियम है, राइट। स्टेबल जब बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि फर्दर रिएक्शन नहीं होंगे। हीलियम 3 और हीलियम 4 में ये स्टेबल है, ऐसा बोल रहा हूँ, करेक्ट। यहाँ पे कितना मास नंबर था? 6, 3 और 3 6, एटॉमिक नंबर 4। उस 6 में से 4 मास नंबर हीलियम के पास गया, और एटॉमिक नंबर 4 में से 2 गया, तो क्या क्या बचा? 2 मास नंबर बचा और 2 एटॉमिक नंबर बचा, बराबर, करेक्ट, राइट। तो देखो ये दोनों कंबाइन होके हीलियम 4 तो बना, साथ में वापस 2 प्रोटॉन को बाहर फेंक दिया। अब ये 2 प्रोटॉन उसी प्रोटॉन गैस में घूम रहे हैं, वापस प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्ट हो जाएगा, फिर क्या बनेगा? 2H1। फिर 2H1 और 1H1 क्या बनेगा? 3He2। तो फिर 3He2 मिल जाएंगे विथ बाय थ्रोइंग 2 प्रोटॉन्स आउटसाइड, ठीक। इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी कहाँ रिलीज होते है दिख रहा है तुमको? क्या कितना होता है? 24.7 MeV। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गामा ही है, लेकिन द टोटल एनर्जी रिलीज इज 24.7 MeV। ना क्लियर? इसको बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन और प्रोटॉन इसका रिएक्शन हुआ, इसलिए प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। अगला साइकिल है कार्बन साइकिल। अभी देखो ऐसा है, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन हो गया, ऐसा चलता जाता है, हीलियम का लिथियम में, लिथियम का बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, हेवी एलिमेंट तक फ्यूजन होता रहता है। तो अभी देखो ऐसा है कि एक सिचुएशन आ गया जहां पे कार्बन तक बन गया, कार्बन भी बन गया। अब शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्योर हाइड्रोजन से, सिर्फ प्रोटॉन्स थे, फ्यूज होते गए, साइड प्रोडक्ट बनाते गए, हीलियम बनता गया, हीलियम फ्यूज होकर लिथियम बनता गया, लिथियम के बाद बेरिलियम बनता गया, ऐसा होता गया, कार्बन तक आ गए। इसके आगे भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ रुक जाएगा वो, इसके आगे भी होता है। इनफैक्ट द ऑक्सीजन दैट यू ब्रीथ वो भी बनता है, देखोगे तुम यहाँ रिएक्शन में देखेगा तुमको, राइट। तो इसलिए तो लिखा है वहां पे, ऑल द एलिमेंट्स इन योर बॉडी वेयर फर्स्ट सिंथेसाइज इन अ स्टार। तो हम लोग स्टार के बाय प्रोडक्ट है। बहुत डीप साइंस है, अगर पढ़ोगे तो समझेगा, बहुत मजेदार चीज है ये। और पता है क्योंकि हम यहाँ पे जिंदा है अभी, तो इट इज एविडेंट दैट कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये ये थर्ड सेकंड थर्ड फेज में है।
व्हाट इज सेकंड थर्ड फेज? पहले स्टार बनता है, वो मरता है, वो जो मरता है स्टार, मतलब डेथ होता है स्टार का, उसका जो रेमनेंट होता है, मतलब उसका जो मटेरियल बच जाता है, उससे सेकंड जनरेशन स्टार बनता है, राइट? क्योंकि फर्स्ट जनरेशन स्टार में ये एलिमेंट आयन वायन होते ही नहीं ज्यादा, वो सेकंड जनरेशन में होते हैं। तुम्हारे बॉडी में आयन है, हो गई। कैल्शियम है, हो गई। हड्डी है ना तो कैल्शियम है। खून है तो आयन है। मतलब हमारा जो सोलर सिस्टम है वो फर्स्ट जनरेशन नहीं है। अगर फर्स्ट जनरेशन स्टार होता तो हमारे बॉडी में ये सब चीजें नहीं होती। क्योंकि पहला जनरेशन का स्टार जब फटता है ना, सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं उसको, उसके बाद ही प्लैनेट्स, उसके बाद ही हेवी एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक है, उसका सेशन कभी बाद में सोचेंगे, अभी फिलहाल आ जाते हैं कार्बन साइकिल पे। तो फ्यूजन करते करते कार्बन तक साइकिल पहुंच गई। अभी कार्बन ने प्रोटॉन को ले लिया साथ में। अभी हो गया कार्बन और प्रोटॉन का फ्यूजन। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स नाइट्रोजन बना। करेक्ट। और ये नाइट्रोजन 14.7 नहीं है, ये 13.7 है। अनस्टेबल होता है। क्या होता है ये? अनस्टेबल। तो ये नाइट्रोजन 13 बना तो सही, लेकिन अनस्टेबल था। इमीडिएट डीके हो गया। कार्बन 13.6 में, 13 मास नंबर इज कॉन्जर्व, बट प्रोटॉन नंबर कॉन्जर्व नहीं है, तो साथ में कौन इमिट होगा? पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन के साथ कौन? न्यूट्रिनो। तो ये दूसरी बार है न्यूट्रिनो बना। जो पहला न्यूट्रिनो बना था वो पहले बना था, तो दैट वाज द फर्स्ट सिग्नेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, लेट अस से, हीलियम इन द यूनिवर्स। ये न्यूट्रिनो बाद में बना। इससे भी हम बता सकते हैं कि ये बाद में आया, क्योंकि बाद में बना तो हम तक भी बाद में पहुंचा। ऐसा है ना? तो ये न्यूट्रिनो बाद में बना। क्या बन गया यहाँ पे? कार्बन 13.6। तो देखो, कार्बन 12.6 से स्टार्ट हुआ था, कार्बन 36 तक आ गया। अब कार्बन 13.6 वापस एक प्रोटॉन को पकड़ लेता है, फ्यूज हो जाता है उसके साथ। क्या बन गया? नाइट्रोजन 14.7 विथ इमिशन ऑफ गामा। लेकिन नाइट्रोजन 14.7 ये स्टेबल न्यूक्लियस है, तो ये अपने आप तो अभी डीके होने वाला नहीं है। तो कब होगा? जब इसको कोई और प्रोटॉन आके धक्का मार दिया, मतलब कोलाइड हो गया। तो नाइट्रोजन 14.7 एंड प्रोटॉन, मतलब वन वन हाइड्रोजन, दे मिक्स टू फॉर्म ऑक्सीजन 15.8 विथ गामा प्रोटॉन। ऑक्सीजन 16.8 स्टेबल है, 15.8 स्टेबल नहीं है। नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है पता है? लाइट एलिमेंट्स के लिए, लाइटर एलिमेंट्स में, हेवियर एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने पिछले भी लेक्चर में कहीं मेंशन किया था। लाइटर एलिमेंट्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो तो वो स्टेबल होता है। यहाँ पे मास नंबर है 15 और एटॉमिक नंबर, मतलब प्रोटॉन नंबर है 8, तो न्यूट्रॉन कितने हैं? 7। तो ये वाला ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है तो डीके हो जाएगा। डीके हो जाएगा, नाइट्रोजन 15.7 में कन्वर्ट हो जाएगा विथ इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, और वापस पॉजिट्रॉन इमिट हुआ, तो वापस साथ में कौन आया? न्यूट्रिनो। तो तुम देख रहे हो हमको न्यूट्रिनो ही क्यों मिलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो जल्दी डिटेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हर जगह पे न्यूट्रिनो ही बन रहा है। गुड। फिर ये नाइट्रोजन 15.7, इट इज अगेन फ्यूज्ड विथ प्रोटॉन। क्या बना? कार्बन 12.6 अलॉन्ग विथ हीलियम। स्टार्ट कहाँ से हुआ साइकिल, खत्म कहाँ हुआ? तो क्या है? कार्बन साइकिल है। स्टार्ट कार्बन से हुआ, खत्म भी कार्बन पे हो रहा है। लेकिन स्टार्ट हुआ कार्बन के फ्यूजन, प्रोटॉन के फ्यूजन का कार्बन के साथ होना, और खत्म हुआ कार्बन के साथ बाय प्रोडक्ट एज अ हीलियम। तो क्या बोलते हैं? कार्बन साइकिल। अगेन इंटरेस्टिंगली, इस केस में भी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, 24.7 MeV। तो प्रोटॉन प्रोटॉन और कार्बन साइकिल एनर्जी रिलीज होता है सेम। करेक्ट। एक बार और रिपीट कर लेते हैं साइकिल को। गुड साइकिल काम में आएगा ये। मेरे को पीएचडी के कोर्स वर्क में करवाया ये वापस, और इससे बहुत आगे जाके करवाया। ये तो बेसिक है, पता होना चाहिए ये, बहुत ही बेसिक है। अभी इसमें क्वांटम मैकेनिक्स डाला नहीं हमने, तुमको हैवी नहीं हो सिलेबस में। ओके। आपको पता है जो फोटोन सन या किसी स्टार के कोर में बनता है, क्योंकि ये फोटोन है ना, गामा फोटोन। अरे कहाँ आ गए, ये कहाँ आ गए हम? हाँ,
ओके, तो बेसिकली ये जो गैमा फोटोन तुम देख रहे हो, ये स्टार के कोर में बना है। आपको पता है स्टार के कोर से स्टार के सरफेस तक आने में 50,000 ईयर्स लग जाते हैं उसको, 50,000 साल। क्यों? इतनी डेंसिटी ज्यादा है कि फोटोन बेचारा जाने की कोशिश करेगा, कोलाइड होकर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर जाएगा, कोलिजन होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसको बाहर निकलते 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 लग जाते हैं उसको 50,000 ईयर्स। और सन की सरफेस से अर्थ तक आने में 8 मिनट समथिंग समथिंग। तो सिर्फ सन के सेंटर से सरफेस तक 50,000 साल, और वहां से यहां तक 8 मिनट्स। इट्स लाइक मूविंग इन द ट्रैफिक ऑफ मुंबई, एंड देन when you टच हाईवे, मुंबई सिटी से हाईवे तक आने में 5 घंटे, वहां से यहाँ तक आने में 4 घंटे, समथिंग लाइक दैट। चलो ठीक है, कार्बन साइकिल पे फोकस करते हैं। तो कार्बन साइकिल स्टार्ट विद कार्बन। अब याद कैसे रखते हैं, ये थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। याद रखना क्या है, तुमको तुमको लॉजिक थोड़ा सा सोचना है। सबसे ज्यादा कौन था? प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन मतलब। कार्बन साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है? कार्बन। कार्बन के आजू बाजू में सबसे ज्यादा कौन है? प्रोटॉन्स, मतलब हाइड्रोजन। तो फ्यूजन होने का चांसेस कार्बन का किसके साथ होगा? प्रोटॉन के साथ। तो साइकिल स्टार्ट वहां से होगा। कार्बन 12, कार्बन 12 +1 H1, ठीक, बराबर। कार्बन 12 1 H1, 6 और 1 7। अगर एटॉमिक नंबर चेंज हुआ तो एलिमेंट चेंज होता है, यस। तो कार्बन क्या बन गया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 13 7 इज नॉट स्टेबल, तो क्या हो गया? डीके हो गया। किसमें? कार्बन 13 6 में। यहाँ 7 था, वहां पे 6 है, तो +1 मिसिंग है, तो वो बनेगा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के साथ कौन आता है? न्यूट्रिनो। लेकिन ये कार्बन 13 6, इसके सराउंडिंग में भी कौन है? हाइड्रोजन, प्रोटॉन्स। वापिस हो गया फ्यूजन। नाइट्रोजन 14 7 प्लस गामा रेडिएशन। नाइट्रोजन 14 7 स्टेबल है, अभी अपने आप कुछ नहीं होने वाला। अभी जब उसको आके कोई प्रोटॉन आके कोलाइड करेगा, मतलब फ्यूज होगा, तब जाके कुछ होगा। तो नाइट्रोजन बेचारा रुका था कि नहीं मैं स्टेबल हूँ, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, पता है ना, झगड़ा हो गया, ये बेचारा बाजू में रुक जाता है। लेकिन समहाउ लोगों को पता नहीं होता है कि उसकी गलती नहीं थी, उसको पीट डालते हैं। तो उसको पीट दिया वापस, पीट दिया, हो गया 14 + 1 15, 7 + 1 8, बन गया ऑक्सीजन। 8 प्रोटॉन नंबर, मतलब 8 एटॉमिक नंबर वाला ऑक्सीजन होता है, इसलिए ऑक्सीजन। लेकिन 15 8 स्टेबल है क्या? नहीं, डीके हो गया। नाइट्रोजन बन गया वापस 15 7 विथ इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। अब ये नाइट्रोजन 15 7 वापस फ्यूज होगा किसके साथ? प्रोटॉन के साथ। क्या बन जाएगा? कार्बन 12 प्लस प्लस हीलियम बन गया। हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल यहाँ पे। गुड, राइट। अगेन एनर्जी रिलीज इज 24.7 MeV। तो कार्बन साइकिल में या प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में एनर्जी रिलीज इज सेम। क्लियर है तक? अब आ जाते हैं, ये बहुत फेमस है, व्हाट इज अ चेन रिएक्शन एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले चेन रिएक्शन, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, ये सिखाने से पहले एक्चुअली अभी ऐसा होना चाहिए, व्हाट इज चेन रिएक्शन एंड हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड। क्योंकि ये जो रशिया का केस बता रहा हूँ मैं, क्योंकि तब वो रशिया था, यूक्रेन तब वो रशिया था, सोवियत। यूक्रेन में जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ, दैट वाज पार्ट ऑफ सोवियत। और वहां पे कुछ ऐसी गलती की कि इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग द रिएक्शन, दे वेंट ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ रिएक्शन। तो एक स्टेज ऐसा आया कि कंट्रोल के बाहर गया, ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट। आज तक भी उस साइट के 100 या 200 किलोमीटर के रेडियस में अगर तुम जाओगे तो तुमको कैंसर होने के चांसेस है। आज तक भी वो रीजन में जो लोग पैदा होते हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव सम काइंड ऑफ डिसीज, राइट। तो आज भी जाना अलाउड नहीं है वहां पे। गुड, यू कैन गो विथ सम स्पेशल परमिशंस, बट बहुत मुश्किल है। एनीवेज, so let us look at what is this chain reaction and how it is produced. चेन रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ सेल्फ मल्टीप्लाइंग प्रोसेस। सेल्फ मल्टीप्लाइंग प्रोसेस।
मतलब मैंने एक बार मटेरियल डाल दिया ना, वो खुद से मल्टीप्लाई होते रहना चाहिए। तो चेन रिएक्शन इज अ सेल्फ मल्टीप्लाइंग प्रोसेस इन विच न्यूट्रॉन्स इजेक्टेड इन अ न्यूक्लियर फिजन। मैंने तुमको बताया था यूरेनियम 236 का फिजन जब होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? न्यूट्रॉन। तीन फिजन थे ना यूरेनियम 236 के, दो दो और चार, एवरेज कितना था? 2.7। अब ऐसा है कि जो फिजन हुआ, किसका फिजन हुआ? यूरेनियम का। उसमें जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, न्यूट्रॉन, वो न्यूट्रॉन जो है वो नेबरिंग यूरेनियम के साथ स्ट्राइक कर जाएगा, राइट? करेक्ट। और फिर फिजनेबल मटेरियल बना देगा। अभी फिजनेबल मटेरियल क्या होता है वो भी समझ लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है तो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूरेनियम के तीन आइसोटोप तुमको मैंने बताए, 238, 236, 235। सबसे अनस्टेबल था 236, तो वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, नेचुरली नहीं एग्जिस्ट करता है, उसको बनाना पड़ेगा आर्टिफिशियली, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, यूरेनियम 235 लेते हैं, उस पे न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कर देते हैं। बम्बार्ड क्यों करना है? क्योंकि यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस और ये न्यूट्रॉन बम्बार्ड करेंगे तो ये न्यूट्रॉन उस न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। इसको न्यूट्रॉन कैप्चर बोलते हैं। न्यूक्लियस ने न्यूट्रॉन को पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया। न्यूट्रॉन कैप्चर। 235 प्लस वन कितना बन गया? 236। अब 236 क्योंकि अनस्टेबल था, उसका क्या होता है? फिजन होता है। क्या होता है? तो इसको बोलते हैं फिजनेबल यूरेनियम। क्या बोलते हैं? सिर्फ इन्होंने यूरेनियम की जगह क्या बोला है? फिजनेबल मटेरियल, बराबर, राइट? तो 236 यूरेनियम क्या है? फिजनेबल मटेरियल है। क्या है? फिजनेबल मटेरियल है। तो व्हाट इज चेन रिएक्शन? इट इज अ सेल्फ मल्टीप्लाइंग प्रोसेस। सेल्फ मल्टीप्लाइंग प्रोसेस, ये भी समझ लो अच्छे से। हमने सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या किया? हमने कुछ यूरेनियम 235 लिया, सम अमाउंट ऑफ यूरेनियम 235, और हमने कुछ न्यूट्रॉन मार दिए। इसमें जो कुछ न्यूट्रॉन कैप्चर हो जाएंगे, बाकी नहीं भी होंगे, जो नहीं वो भटक रहे हैं वहां पे, राइट? कुछ न्यूक्लियस यूरेनियम के न्यूक्लियस से पकड़ लिया, इसको कैप्चर हो गया, तो यूरेनियम 235 किस में कन्वर्ट हो गया? 236 में। क्या होगा? फिजन होगा। लेकिन फिजन के साथ बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? वापस से न्यूट्रॉन निकलता है, तो न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ गया। अभी जो न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ा, वो गया कहाँ पे? वो उसी मटेरियल में घूम रहा है। फिर यूरेनियम 235 कोई और पकड़ लेगा, करेक्ट? 235 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 236 में। फिर वापस क्या होगा? फिजन होगा, फिर न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ते ही जा रहा है, और ये जो न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ते जा रहा है, ये यूरेनियम 235 कैप्चर कर रहा है। कैप्चर करके 236 में कन्वर्ट हो रहा है, और फ्यूजन हो रहा है, और हर फ्यूजन में एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसा करते करते एनर्जी रिलीज होते जाएगा, राइट? तो ये सेल्फ मल्टीप्लाइंग प्रोसेस है, हमने एक बार स्टार्ट कर दिया, अभी खुद ही होते रहेगा वो। तो देखो, a chain reaction is a self-multiplying process in which neutrons ejected in a nuclear fission strike neighboring nuclei of fissionable material and cause more fissions. तो फिजन ऑफ यूरेनियम 235 तुमको दिख रहा है यहाँ पे, यूरेनियम 235 है, इस पे क्या डाल दिया? न्यूट्रॉन। अब थर्मल न्यूट्रॉन क्यों बोला है? न्यूट्रॉन न्यूक्लियस तक कैसे पहुंचेगा? कैसे दिया ना कि तुमने? थर्मल। तो थर्मल न्यूट्रॉन यहाँ पे आया, इसने पकड़ लिया, इसको कैप्चर कर लिया, न्यूट्रॉन कैप्चर हो गया। तो 35 यूरेनियम क्या बन गया? 236। पर ये क्या होता है? फिजन होता है ना? फिजन होता है। तीन टाइप के फिजन मैंने बताया तुमको, याद है क्या? याद है? अब तीन टाइप के फिजन रिएक्शन बताए थे ना मैंने तीन बताए थे। मैंने ये भी बोला था कि सिर्फ तीन नहीं होते, बाकी भी हो सकता है। ये देखो, ये देखा, बराबर। ये तीनों में से एक भी रिएक्शन वहां दिखाई नहीं मैंने, क्योंकि आई टोल्ड यू कि सिर्फ तीन नहीं होते हैं, बाकी भी होते हैं। तो जेनॉन बन गया, और साथ में व्हाट इज ऐसा? नहीं, नहीं, पीरियोडिक टेबल। ओके, तो ये दो प्रोडक्ट आ गए यहाँ पे। अब तुम बैलेंस करके देख लो, मास नंबर कितना था? 236, इधर 139 प्लस 94 कितना हो गया? 233। कितना हो गया? तो मास नंबर कितना मिसिंग है? तीन। तो कितने न्यूट्रॉन इमिट हुए होंगे?
तीन, ये जो तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये फास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फास्ट, दे आर मूविंग वेरी फास्ट। अगर वो फास्ट मूव हो रहे हैं, देखो ऐसा है, रियल लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है इसका। एक फ्रॉग है, फ्रॉग, फ्रॉग पता है ना, फ्रॉग, मेंढक। मेंढक क्या खाता है? फ्लाई। और वो फ्लाई बहुत फास्ट जा रही है, ऐसा वो जवान निकलेगा, पकड़ नहीं सकता, फास्ट जा रही है, राइट। यहाँ मेंढक कौन है? यूरेनियम-235। फ्लाई कौन है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन फास्ट जा रहा है, पकड़ पाएगा? नहीं। लेकिन जैसे ही वो फ्लाई, मक्खी थोड़ा स्लो हुई, खाना मिल गया, यहाँ पे मेंढक कौन? यूरेनियम-235। उसका खाना कौन? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? स्लो। तो फास्ट न्यूट्रॉन्स है, लेकिन हम ऐसा डिवाइस लगा देते हैं अंदर। डिवाइस मतलब कुछ नहीं है, एक मटेरियल है। जब न्यूट्रॉन उसमें से पास हुआ, उसका वेलोसिटी हो जाता है कम, तो फास्ट न्यूट्रॉन हो जाता है स्लो न्यूट्रॉन। और फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट जो करते हैं उसको बोलते हैं मॉडरेटर। क्या बोलते हैं उसको? मॉडरेटर। ठीक। तो बाकी तीन में से दो इलेक्ट्रॉन तो चलो मॉडरेटर से पास नहीं हुए, वो फास्ट न्यूट्रॉन्स थे वो। तो तीन न्यूट्रॉन में से दो न्यूट्रॉन तो पास नहीं हुए, लेकिन एक तो हो गया, और ये एक स्पीड हो गया कम, बराबर। यूरेनियम-235 ने पकड़ लिया, न्यूट्रॉन कैप्चर, क्या हो गया? यूरेनियम-236। फिर क्या होगा? फिर वही होगा, फिशन। और फिर इस फिशन में तीन न्यूट्रॉन वापस निकलेंगे, उसमें से फिर हम मॉडरेट करेंगे, जो मॉडरेट हो गया उसको। ठीक, यहाँ तक क्लियर? तो दैट इज द एंड ऑफ थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अभी हमारे बच्चे कुछ न्यूमेरिकल्स। So let us go ahead with next question, practice problem number 17. The half life of, वापस वो एसआर आ गया, वो एसआर, स्ट्रोंशियम। The half life of strontium 9038 is 28 years. 28 साल का हाफ लाइफ है। मतलब अगर आप 100 ग्राम आज लेके आए, तो 28 साल के बाद उसका 50 ग्राम बचेगा, 50 ग्राम जाएगा। और उसके और 28 साल के बाद 25 ग्राम बचेगा। उसके और 28 साल के बाद 12.5 ग्राम बचेगा। तो दिस इज व्हाट इट मींस। डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ H5 mg सैंपल। 5 मिलीग्राम सैंपल का डिसइंटीग्रेशन रेट बताओ। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डिसइंटीग्रेशन रेट का मतलब क्या होता है। dN/dt, उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन रेट। तो जिसको तुम एक्टिविटी बोलते हो वही डिसइंटीग्रेशन रेट होता है। तो तुमको dN/dt पूछा है, इन शॉर्ट। ओके। तो आपको ये जो स्ट्रोंशियम दिया है, इसका मास नंबर आपके पास आ गया 90, इसका एटॉमिक नंबर आपके पास है 38, इसका हाफ लाइफ पीरियड आपको दे दिया हुआ है कितना? 28 ईयर्स। आपसे पूछा गया है, अच्छा मास भी दे दिया है 5 मिलीग्राम। 5 मिलीग्राम, ओके, 5 मिलीग्राम, वेरी बिग अमाउंट। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के हिसाब से बहुत ज्यादा है 5 मिलीग्राम। ओके। देन और क्या बोला है तुमको? आपको क्या पूछा है? डिस इंटीग्रेशन रेट, मतलब dN/dt। ओके, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे? विच फॉर्मूला विल यू यूज? तो dN/dt इक्वल टू माइनस लैम्डा एन। माइनस में लिखने नहीं वाला हूं, क्योंकि माइनस सिर्फ इसलिए होता है कि डी क्यू हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको लैम्डा और एन दोनों चाहिए। लैम्डा तो आपको मिल जाएगा 0.693/t हाफ, क्योंकि टी हाफ इज 0.693/लैम्डा। तो लैम्डा इज 0.693/t हाफ। तो वहां से आपको हाफ लाइफ टाइम तो मिल जाएगा, सॉरी हाफ लाइफ टाइम दिया है, तुमको डी के कॉन्स्टेंट तो मिल जाएगा। प्रॉब्लम है एन का, नंबर ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्योंकि पता नहीं एन क्या होता है? ये एन होता है नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अभी एन कैसे फाइंड करेंगे? यही तो प्रॉब्लम है। एन मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मास, मास नंबर का मतलब क्या होता है पता है? किसी एक एलिमेंट का मास नंबर 90 होना,
मतलब उस एलिमेंट के 90 ग्राम क्वांटिटी में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होना। तो 90 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे 90 इसका दिया हुआ है मास नंबर 90 मीन्स दैट 90 ग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम contains Avogadro number of atoms or nuclei, contains Na number of nuclei, 6.023 into 10 raised to plus 23। तो ये पहले पता होना चाहिए। अगर मैं कोई और एलिमेंट देता हूँ और 88 लिखता हूँ तो 88 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर है। अगर मैं 70 लिखता हूँ तो 70 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर है। तो एक ग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम में कितने नंबर हो गए? Na/90। और ये आपसे एक्सपेक्टेड था कि केमिस्ट्री में आपने सीखा होगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है rather देन फिजिक्स। चलो नहीं सीखा तो अभी ध्यान दे दो, कोई बात नहीं। एक ग्राम में Na/90, एक ग्राम में, तो 5 मिलीग्राम में कितना? कितना? Na/90 को 5 मिलीग्राम से मल्टीप्लाई कर लो ना, 5 मिली से मल्टीप्लाई कर लो। देयरफॉर 5 मिलीग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम हैज Na/90 इंटू 5 मिली। 5 मिली मतलब 10⁻⁻3। बराबर? नंबर है वो, तो नंबर है ना, नंबर है ये, जैसे नंबर, तुम नंबर फाइंड कर रहे हो, कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो फाइंड कर रहे हो। ओके, तो ये हो गया, ये 5 1 जा, ये 5 18 था। चलो ठीक। तो 10⁻³ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 18, रफली स्पीकिंग 1/3, मतलब 0.33 इंटू 10⁻20। मैंने रफली बोला, अभी एग्जैक्टली भी देख लेते हैं। तो 6.023 डिवाइडेड बाय कितना था? 18 था। 0.3346, 0.3346 1111 10⁻20, या फिर 3.346 10⁻19। ये है एन मिल गया। फिर अभी लैम्डा फाइंड कर लो। व्हाट इज लैम्डा? 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ तुमको दिया है ईयर में, 28 ईयर। हाँ 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। हाँ 86,400, दैट इज करेक्ट। लेकिन लिखने के लिए लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बहुत छोटे छोटे नंबर आएंगे। छोटे 28 इंटू 365 इंटू 86,400, बराबर ना? यस। 88300800। मोबाइल नंबर जैसा हो गया ये। अभी को याद रख लो इसको, 8830080000, ठीक है। इसको 0.693 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 0.693 डिवाइडेड बाय 883008, ऐसा पक्का? 7.84 इंटू 10⁻⁻10, 7.84 इंटू 10⁻⁻10 पर सेकेंड। क्या आ गया लैम्डा का वैल्यू? आपको चाहिए थी एक्टिविटी, तो एक्टिविटी आपका मिल गया dN/dt इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू है 7.84 इंटू 10⁻⁻10, और नंबर आपको मिल गया था 3.346 इंटू 10⁻19। मतलब ये 10⁻9 बन जाएगा प्लस में, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 7.84 को मल्टीप्लाई कर दो 3.346 के साथ, 26.23 इंटू 10⁻9, या फिर 2.623 इंटू 10⁻10 पर सेकेंड। क्या है आंसर में? 17 नंबर क्वेश्चन, आंसर बताओ। नहीं है? 2 पॉइंट इंटू 10⁻10। तो एक सेकेंड में इतने रेडियो एक्टिव
मतलब अराउंड 26 बिलियन, क्योंकि 26 बिलियन है ये, एक सेकेंड में 26 बिलियन के आसपास डीके हो जाएंगे। डन।